वेलकम दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा इस सीरीज़ का जो हमारी चल रही है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम 36 आवर्स में 36 मार्क्स को कंप्लीट कर लें। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स या उससे पहले के जो चैप्टर्स थे, सेल मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम कर चुके हैं बेटा। सारे लेक्चर्स 1 आवर से कम के ही रखे गए हैं ताकि आपको नीट के एग्ज़ाम में फटाफट क्विकली रिविजन हो जाए। तो सेल कैसे अपने आप को साइकिल करता है, एक से दूसरा सेल बनाता है, क्या होता है उस डिवीजन के दौरान जब एक से दो सेल बनते हैं, उस पूरे प्रोसेस को बेटा अभी हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए हैं? तो आंसर होता है हाँ। चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा हो या ऑर्गेनिज्म बड़ा हो, ऑर्गेनिज्म हमेशा सेल का ही बना हुआ होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, कोई भी लिविंग चीज़ है तो उसमें सेल ज़रूर होता ही है, जैसा कि हम जानते हैं। ये देखिए एक सेल है बेटा, इसको हमने दो सेल्स में कन्वर्ट करके दिखा रखा है। न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेले भी सब अगले को मिले हुए हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। एक से दो हो जाना इज रिप्रोडक्शन, और अपने साइज को बढ़ाना जो होता है वो ग्रोथ होता है। सेल कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो एक पेरेंट सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये पेरेंट सेल है बेटा और ये दोनों डॉटर सेल्स हैं। तो एक पेरेंट सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। These cells cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of a cell। इससे क्या हो जाता है भाई, एक से दो बने, दो से चार, आठ, ऐसे चीजें बनती ही चली जाती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ सेल्स जो है बेटा हमारे पास बन जाते हैं, ऐसा उसने हमें समझाया है। आगे देखते हैं। तो हमें बताया जाता है कि सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्या इवेंट होते हैं कि अगर एक सेल को दूसरा बनाना है तो सबसे पहले उसे अपने जैसे दो बनाने हैं, तो उसे अपने हर कंस्टिट्यूएंट को, जस्ट मान लो मेरे पास जो है 50 रुपये हैं और मुझे दो लोगों को 50-50 देने हैं, तो पहले मेरे पास 100 रुपये होने चाहिए, तभी मैं दो को 50-50 दे पाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन करता है वो अपनी, कि अगर पहले 2C कंटेंट है तो उसे 4C कर लेता है, उसके बाद दो में बांट देता है ग्रोथ करने के बाद 2C जिस फेज में ये ग्रोथ होती है उसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं, G1 एंड G2 ग्रोथ फेज। सेल की ग्रोथ हो गई भाई, ठीक है, सेल की डिवीजन हो गई। ग्रोथ होते वक्त सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि हम डीएनए को डबल कर लें, हमें डीएनए के साथ साथ साइटोप्लाज्म को भी डबल करना होगा। तो हम डीएनए को भी डबल करते हैं, साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेल को भी डबल करते हैं, तभी उसको बांटकर हम दो इक्वल सेल्स बना पाते हैं। सेल की ग्रोथ हमेशा होती रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर फेज में ही होता है, जिसे एस फेज कहते हैं। वो देखो नीचे लाइन उन्होंने लिख भी रखी है बेटा, कि डीएनए सिंथेसिस occurs only during one specific stage while cell growth is continuous, राइट। इन तीनों स्टेप्स का एक सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने डबल कर लिया, डबल करने के बाद उसे डॉटर सेल्स में जो नई जो 2C हैं, ये डीएनए सेगमेंट कहाँ जाएंगे? डॉटर सेल्स में जाएंगे, उनके पास पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए। यानी डिफाइन अगर हम करते हैं तो बेसिकली वो इवेंट्स जिससे कि सेल पहले डुप्लीकेट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, 2C को कर लिया 4C, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, और फिर बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उस डबल्ड जीनोम को आधा आधा बांट देता है किसमें? नए डॉटर सेल्स में। यानी कि पेरेंट सेल के पास 2C था तो उसने 4C किया, फिर आधा आधा बांट दिया तो 2C। यानी इन दोनों नए डॉटर सेल्स के अंदर पेरेंट सेल जितना ही कंपोनेंट होगा। सेम फॉर द अदर ऑर्गेनेल। ये सीक्वेंस होता है बेटा। मेन फेज जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होती है उसे एम फेज कहते हैं, और जो उस एम फेज को करने के लिए तैयारियां करी जाती हैं उसे कहते हैं G1 S एंड G2 फेज। दिख रहा होगा, डीएनए सिंथेसिस सिर्फ इसी में होती है, राइट। ज्यादा टाइम देखो, डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा टाइम हमारा बीतेगा G1 S और G2 फेज में। कहा जाता है 95% तक साइकिल का टाइम इसी में चला जाता है। ग्रोथ भी कहते हैं G1 G2 को, कुछ लोग कहते हैं गैप 1 एंड गैप 2। गैप 1 किसके बीच में है? कि यहां पर माइटोसिस एंड हो गई, एम का एंड हो गया, और यहां पर डीएनए स्टार्ट होगा रेप्लिकेट होना, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। यानी बेसिकली
गैप 1 का मतलब वो गैप जो डीएनए रेप्लिकेशन के शुरू होने से और एम फेज के खत्म होने के बीच में है। गैप 2 का मतलब वो जब डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गई, ओवर, और एम शुरू नहीं हुआ, एम अभी यहां पर स्टार्ट होगा, उसके बीच का फेज इज G2 फेज। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बेटा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसको समझना, बहुत सिंपल सिंपल सी बात बताई जा रही है। फिर होता है ड्यूरेशन एंड फेजेस। तो जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करता है, बस उसमें से 95% टाइम जो होता है वो इंटरफेस का रहता है। ईस्ट सेल अपनी पूरी डिवीजन कितनी देर में कर लेता है? 90 मिनट्स में कर लेता है। देखो 24 घंटे का ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल की बात बता रहा है। एम फेज कितना है? सिर्फ 1 आवर। बाकी 95% टाइम में 23 आवर्स क्या हो रहा है? G1S और G2 हो रहा है। उसके बाद देखो दो बेसिक फेजेस होते हैं। पहला इंटरफेस, इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, फेज का मतलब होता है स्टेज, यानी दो एम फेजेस के बीच में, कि अभी एम फेज हुआ है, डिवाइड हो गया सेल, वो थोड़ी देर फिर से अपने मॉलिक्यूल से इकट्ठे करेगा ताकि दोबारा डिवाइड हो पाए आगे। तो उस टाइम पीरियड के बीच को कहते हैं इंटरफेज। हालांकि ये रेस्टिंग फेज जो टर्म है बेटा, ये मिसनोमर है। पहले लोगों को जब साइंटिस्ट लाइट माइक्रोस्कोप पे देख रहे थे तो उन्हें ऐसा नजर आ रहा था देखने पर कि अब ये सेल को रुक गया है, वो डिवाइड नहीं कर रहा है, उसके क्रोमोसोम मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाम इंटरफेस था। बट वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, प्रोटीन्स बना रहा है, आरएनए बना रहा है, सेंट्रियल को डुप्लीकेशन हो रही है, ये सब चल रहा होता है, इसलिए ये एक मिसनोमर शब्द है। ये रेस्ट फेज है, ये कोई रेस्ट फेज नहीं है, पर वो मिसनोमर टर्म अभी भी चलता आ रहा है। फिर इंडिविजुअल फेज की बात करी उसने, तो प्रिपरेटरी फेज तो रेस्टिंग फेज कहते हैं, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि ये मिसनोमर है। सेल कैसे प्रिपेयर करता है? अपने आप को ग्रो कराता है, अपनी ऑर्गेनेलिज को डबल करता है और डीएनए को रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? एस फेज में। तो गैप 1 फेज में क्या होता है? गैप 1 क्यों कहते हैं? मैंने बता दिया था कि एम फेज एंड हो गई है और डीएनए रेप्लिकेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके बीच का गैप पीरियड। नो डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रो करता है बस, डीएनए सिंथेसिस हो जाता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, बट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। गैप 2 में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं आगे की डिवीजन के लिए, या एनर्जी को सिंथेसाइज करा जाता है बेटा। क्रोमोसोम नंबर सेम कैसे रह जाते हैं? देखो, तो वो कहते हैं कि ये फेज है। गैप 1 फेज इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जैसा मैंने समझाया ही था आपको, इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, देखो ये क्रॉस करके भी दिखाया गया है। फिर बेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो, डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, है ना। उसके बाद देखो एस फेज, पीरियड ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ये जो 2C और 4C का कॉन्सेप्ट था कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, बेशक से डीएनए बढ़ जाएगा। तो कहते हैं भाई इनिशियली मान लीजिए 2C था कंटेंट, आफ्टर एस फेज जब वो डबल हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, तो 4C हो गया। देखो ये 2 थे हेलिक्स, अब कितने हैं? 4। डीएनए के हेलिक्स हैं बेटा। डीएनए क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल की, ये मेरे पास पेन है, मान लो कार्बन का है, कार्बन तो नहीं दिख रहा है, इसकी फिजिकल एंटिटी दिख रही है, तो अभी हम कार्बन लेवल की यानी मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे तो 4 हो गए, राइट। लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो था बेटा, वो पहले भी क्या था? 2n ही था, और बाद में भी क्या है? 2n ही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये बात हमें समझनी होती है ना, क्योंकि क्रोमोसोम अपीयर ही कब होते हैं? हमें क्रोमोसोम हमें अपीयर तब होते हैं जब हम कौन सी फेज में होते हैं? जब हम वहां पर जाते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको? प्रोफेज में, मेटाफेज में। उससे पहले तो क्रोमैटिन दिखती हैं, चीजें इतनी ज्यादा अनकंडेंस्ड होती हैं, इतनी ज्यादा टेंगल्ड होती हैं कि हमें प्रॉपर शेप दिखती ही नहीं है, तो हम ऐसे बता ही नहीं पाते हैं कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इसलिए वो एक जैसा ही हमें लगता है ना। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि क्रोमोसोम नंबर इंटरफेज में कहीं भी चेंज नहीं होता है, वहां पर सेम ही रहता है। बस आपने तैयारी कर ली है जो थोड़ी देर बाद आपको रिफ्लेक्ट होगी, जैसे आज की पढ़ाई के मार्क्स कल रिफ्लेक्ट होते हैं। और क्या होता है जी इस फेज के अंदर? तो G2S फेज के अंदर सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट मतलब सेंट्रियोल ऑलरेडी 2 होते हैं, एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल इन टोटल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल सब हो जाएंगे 2 पेयर 4। सेंट्रोजोम डबल हो जाता है ताकि हर नए सेल को, नए डॉटर सेल को अपना अपना सेंट्रोजोम मिल सके। तो ये हमें एक बात समझाई जाती है बेटा।
फिर देखो जी नॉट फेज, G2 फेज आ गई। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं माइटोसिस के लिए, सेल की ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस रहती है। जी नॉट फेज या क्विशेंट फेज, क्विशेंट जो होता है इसका मतलब होता है क्वाइट या क्वाइशर, ये वर्ड होता है उससे लिया जाता है कि वो चुप बैठा है। चुप बैठने का मतलब मैं चुप बैठा हूँ, कुछ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, मैं ब्रीदिंग भी करूंगा, वो सेल रेस्पायर भी करेगा, एक्सक्रीट भी करेगा, बस डिवाइड नहीं करेगा। यानी डिफरेंशिएट हो जाते हैं जो सेल्स, जो हम प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी पढ़ते थे कि अब ये आगे डिवाइड नहीं करेंगे, ये सेल डिफरेंशिएट हो गए हैं, उसे कहते हैं सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर। ये जो नॉट डिवाइड फर्दर है बेटा, ये टेम्पररी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। अगर टेम्पररी की बात करते हैं तो लिवर सेल्स, किसमें होता है टेम्पररी फेज, ये लिवर सेल्स में, ये जरूरत पड़ेगी तो कल को ग्रो भी कर जाएंगे। और ये परमानेंट किस में होता है भाई, तो ये परमानेंट होता है हार्ट सेल्स में, हार्ट के अंदर भी कार्डियोमायोसाइट्स में। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड अपॉन, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा कर भी लेते हैं बहुत बार, जिसको क्या बोलते हैं हम, डी डिफरेंशिएशन। और जरूरत पूरी होने के बाद वापस से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। डायग्राम से दिख रहा होगा, न्यूरॉन सेल्स या हार्ट सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे ही होते हैं, वो बार बार इतना इसलिए डिवाइड नहीं करते, इसलिए उनका रिपेयर या उनका रीग्रोथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सेल डिवीजन का एक हिस्सा पढ़ रहे हैं। अभी हम न्यूक्लियस को डबल करने की कोशिश कर रहे थे, क्रोमोसोम मटेरियल को, इसे बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। एम फेज के दो हिस्से होते हैं, पहला कार्योकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। अभी हम न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, कार्यो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, कि उसका जेनेटिक मटेरियल मूव करके दो अपोजिट पोल्स पे कैसे पहुंचता है, उसे कार्योकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट कैसे होती है, उसे साइटोकाइनेसिस। तो ये बात हमें क्लियर हो गई बेटा। फिर हमें बताया जाता है एम फेज, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। सेल के सारे कंपोनेंट्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब रीऑर्गेनाइज होते हैं इसके अंदर। देखो इस सेल में भी बेसिकली कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4। सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं बेटा अटैच्ड। कितनी आर्म्स हैं, तो देखो पी आर्म, पी आर्म, क्यू आर्म, क्यू आर्म। हर एक, ये अगर एक क्रोमोसोम है तो इस एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं जो कि सेंट्रोमियर से अटैच हैं, और 4 आर्म्स हैं, 2p 2q। बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पर भी सेम बनती हैं। माइटोसिस को कहते ही इक्वेशनल डिवीजन है बेटा हमेशा। फिर देखो पेरेंट सेल से प्रोजनी सेल बने और बिल्कुल सेम बने, इसलिए इसका नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, कोई चेंज नहीं आता। पेरेंट और प्रोजनी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है। 4 स्टेजेस होते हैं इसके कार्योकाइनेसिस। कौन से 4 स्टेज, पहला प्रोफेज, पहली स्टेज अर्ली स्टेज, जहां पर क्रोमैटिन धीरे धीरे कंडेंस होता हुआ नजर आता है बट बहुत परफेक्टली क्रोमोसोम नजर नहीं आता। दूसरा मेटाफेज, जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स एक प्लेन पर हमें नजर आते हैं, एक प्लेट पर नजर आते हैं, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तीसरा, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाती हैं, बट जाती हैं अपवर्ड, एक इस पोल पे एक इस पोल पे, एना मतलब अपवर्ड, तो ऐसा हो जाता है अपार्ट। टीलोफेज का मतलब होता है एंड या डिस्टेंस, यानी कि अब दोनों अपोजिट अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगी, एक डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगी, उससे बोलते हैं टीलोफेज। तो आइए एक एक करके इन चारों फेजेस को देखा जाए। सबसे पहले होती है प्रोफेज द बिगनिंग, ये किसको फॉलो करती है भाई, तो एस और G2 को फॉलो करती है। इंटरफेज में G1 S और G2 होती है, S और G2 के बाद आती है प्रोफेज। क्रोमोसोम मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंसेशन उसकी शुरू हो जाती है। कंडेंसेशन शुरू हो जाती है तो क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा थोड़ा कैसे लगता है, विजिबल होने लगता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। अनटेंगल्ड फ्रॉम द इंटरवाइंड डीएनए, जब इंटरफेज में थे तो आपस में डीएनए के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, अब वो अलग अलग साफ साफ अलग अलग दिखने लगते हैं, उनकी अपीयरेंस एक दूसरे से सेपरेट होने लगती है। वो आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स में भी बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि अनटेंगल हो जाते हैं, यानी सुलझ जाते हैं फ्रॉम द इंटरवाइंड, उलझे हुए डीएनए से, राइट। कि भैया पहले जो है वो ऐसे 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 था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, अब बिल्कुल अलग अलग हो गए, एक फाइबर अलग, दूसरा फाइबर बिल्कुल अलग। पहले मान लो 2 कलर कर लेते हैं और आसानी के लिए, है ना, एक ऐसा था एक ऐसा भी था, अब ये इंटरवाइंड थे, अब ये अनटेंगल्ड हैं, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट आ जाती है।
सेंट्रोजोम, इसके अंदर दो सेंट्रोजोम होता है बेटा। देखो सेंट्रोजोम अपोजिट पोल्स, एक दूसरे से अपोजिट दिखने लगते, धीरे धीरे अपोजिट पोल्स पे ये पहुंच जाता है। सेंट्रोजोम यानी दो सेंट्रोजोम्स हैं यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि डबल आपने एस फेज में कर लिए थे, तो एक ऊपर और एक नीचे। और देखोगे कि धीरे धीरे एक परफेक्ट शेप में आने की कोशिश करी जा रही है, तो इसको हम प्रोफेज कहते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो ये जो एनवलप दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये हट जाता है। ये नहीं हटेगा तो कैसे जेनेटिक मटेरियल दो पोल्स पे पहुंचेगा? और बिना दो पोल, दोनों मान लीजिए कि सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल जो है बेटा, मान लीजिए कि यहीं पर है, सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए कि यहीं पर है, और मैंने ऐसे बांट दिया बराबर, तो सारा नीचे ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैंने जेनेटिक मटेरियल दो पोल्स पे पहुंचा दिया और अब बांटा, तो बहुत कॉमन चांस होगा कि बराबर बटेगा। तो अपोजिट पोल पे पहुंचाना हमारा टारगेट होता है। उसमें ये सेंट्रोजोम मदद की मदद चाहिए होती है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आते हैं, वही इन सिस्टोक्रोमैटिड्स को दूसरे पोल्स पर ले जाते हैं। जब ये सिस्टोक्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम, राइट। लेकिन प्रोफेज हो मेटाफेज हो, दोनों में क्रोमोसोम हमेशा अपनी सिस्टर क्रोमैटिड के साथ है। यानी इनिशियली जब जैसे जीवन है मान लो, तब तक डीएनए डबल नहीं हुआ है। अगर उस टाइम मैं कंडेंस करूंगा क्रोमोसोम को, तो मुझे बेटा क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड वाला ही दिखेगा, राइट, क्योंकि वो मटेरियल है, उससे स्ट्रक्चर बनना था, डीकंडेंस्ड फॉर्म जितना था वो कंडेंस हो गया। लेकिन एस फेज T2 प्रो या मेटा में बनाऊंगा तो अब डीएनए डबल हो चुका है, यानी सिंगल क्रोमैटिड नहीं दिखेगा मुझे, दो दिखेंगे, राइट। तो G1 फेज पर कंडेंस करने पर मुझे ये ऐसा क्रोमोसोम मिलता, और G2 और S पे सिस्टर क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम मिलेगा। ये दोनों एनाफेज में अलग हो जाएंगे फिर, यानी एनाफेज में मुझे फिर से वो डॉटर क्रोमोसोम दिखाई देता है जो इनिशियली बन सकता था, जिसमें कि सिस्टर क्रोमैटिड अटैचमेंट नहीं है। जनरली डिवीजन के दौरान मुझे क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड की फेज में ही दिखता है, सिस्टर क्रोमैटिड की फेज में दिखता है, राइट। तो ये ऐसी बात हमें समझ में आगे देखो, seen as two chromatids attached at a centromere। देखो जैसा मैंने अभी ये समझाया, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो, बिल्कुल साफ दिखेगा आपको कि ये एक क्रोमैटिड है, ये एक सेंट्रोमियर है, सॉरी सेंटर में बेटा सेंट्रोमियर। ये क्रोमैटिड है जिसका पी और क्यू आर्म है, ये दूसरा क्रोमैटिड है जिसका पी और क्यू आर्म है, दोनों सेंट्रोमियर पे अटैच्ड हैं। सब में आपको ऐसा दिखेगा, और धीरे धीरे दिखेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगी है। जब ये पूरी टूट जाएगी तो ये क्रोमोसोम्स रैंडमली स्कैटर हो जाएंगे पूरे साइटोप्लाज्म में। इनको अपने स्थान पे लाने का काम इनका होता है। जो ये बाहर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको रेडिएट होते हुए दिख रहे हैं, इसे एस्टर्स कहते हैं, इसे एस्टर्स कहते हैं। और ऐसे ही एक और माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होती है जो सेंट्रोसोम से निकलती है, स्पिंडल फाइबर्स। वो इन सबको पकड़ता है और एक लाइन पे लगा देता है मेटाफेज में। अगर वो लाइन पे जब लग जाते हैं तो हम मानते हैं कि मेटाफेज शुरू हो गई है। तो क्रोमोसोम सीन है सिस्टोक्रोमैटिड्स, एस्टर्स आ गए बेटा, हाँ एस्टर्स, प्लस में जो मैं आपको कह रहा हूँ स्पिंडल फाइबर्स जो इनसे जाके जुड़ेंगे हमारे किससे, सिस्टोक्रोमैटिड्स से। एस्टर कितने होंगे, एक ऊपर सेंट्रोसोम है एक नीचे, तो दो होंगे यानी टू एस्टर्स। इसको मिला के बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। सेल के बाकी कंपोनेंट आपको यहाँ पे कोई नहीं नजर आ रहे होंगे, कोई माइटोकॉन्ड्रिया कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आ रहा। क्यों? अगर वो बीच में होंगे और मान लो सेल को मूव करना पड़ जाए ऐसे ऊपर, तो न्यूक्लियस उनसे टकराएगा और खराब हो जाएगा। इसलिए उनको हम छोटे छोटे वेसिकल्स में तोड़ देते हैं। जा नहीं रहे वो कहीं, दिखते नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे वेसिकल्स में चले गए हैं, टूट गए हैं, हमने बेसिकली उसे डिसेंबल कर दिया है, बाद में फिर दोबारा असेंबल कर लेंगे, ऐसा करा जाता है। तो ये कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर नहीं आता है बेटा। फिर देखो, स्टार्टेड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। जैसे ही न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया, सारे के सारे क्रोमोसोम्स विद देयर सिस्टर सेंट्रोमियर है, ये प्योर क्योआर्म, ये प्योर क्योआर्म, अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ इक्वेटोरियल वाले प्लेट पर नजर आते हैं। ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ अलाइनमेंट है इमेजिनरी हमारी प्लेन की, इसलिए इसे इक्वेटोरियल प्लेट बोला जाता है। ये एस्टर्स हैं जो दोनों पोल्स पे देखो पहुंच गया, अभी तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं,
इन स्पिंडल फाइबर्स का काम है इनको एक जगह रखना। और जब कल को देखो, एक और बात ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे बहुत क्लियरली नजर आएगा कि जो भी क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमैटिड है। तो सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर बेटा ये एक क्रोमोसोम है, इसमें से जो ऊपर वाली क्रोमैटिड है वो ऊपर वाले स्पिंडल से अटैच्ड है, और नीचे वाले क्रोमैटिड नीचे वाले से। हर किसी के साथ है, ये इससे ये इससे ये, ताकि कल को जब ये स्पिंडल फाइबर्स इसे खींचेंगे तो नीचे वाली क्रोमैटिड नीचे आ जाएगी और ऊपर वाली ऊपर चली जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं एनाफेज। अभी देखो मेटाफेज दिख रही है आपको, बेस्ट स्टेट्स टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, कंडेंसेशन पूरी हो गई है। कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है किसमें, प्रोफेज में, बट कंप्लीट यहीं पर होता है। स्टार्टेड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, ये भी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखता है। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो दो सिस्टोक्रोमैटिड्स दिखते हैं जो कि सेंट्रोमियर उनको पकड़ के रखा होता है। सेंट्रो मतलब सेंटर, मियर मतलब पार्ट। काइनेटोकोर होता है भाई सेंट्रोमियर के ऊपर, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जो हमने सेल के चैप्टर में भी पढ़ा होता है कि अगर ये बेटा, अगर ये मेरा एक क्रोमैटिड है और इस पे यहाँ सेंट्रोमियर है, सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर, तो इसके ऊपर जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर आके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे उसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटो मतलब मूविंग और कोर मतलब प्लेस, मूव करने वाले स्ट्रक्चर्स। इसकी वजह से स्पिंडल फाइबर इसे अपोजिट पोल्स की तरफ खींचता। साइट्स फॉर, ये जो काइनेटोकोर होती हैं बेटा, ये किसके लिए साइट होती हैं, ये साइट होती हैं फॉर स्पिंडल अटैचमेंट। स्पिंडल फाइबर यहीं आकर जुड़ता है, जो यहाँ पे डिस्क शेप होगा इस पे आकर ये जुड़ता है, उसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो ये मेटाफेज के अंदर देखा जाता है, मॉर्फोलॉजी वगैरह अच्छे से पढ़ी जा सकती है। बाकी भी कोई खास इसमें दिक्कत वाली बात हमारे लिए नहीं होती है, कोई खास प्रॉब्लम हमें मेटाफेज में भी नहीं आती है बेटा। फिर देखो, फिर हमारे पास होता है द मेटाफेजिक प्लेट। ये जो एक लाइन पर आ जाते हैं इसे ही मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर्स, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। ईच क्रोमैटिड कनेक्टेड टू अपोजिट पोल्स। अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड हैं तो इसमें से भी एक क्रोमैटिड इस पोल से और एक इस अपोजिट पोल से बेटे अटैच्ड होते हैं। तो ये बात भी हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। प्रोफेज के दौरान जब हम देख रहे थे तो बहुत सिंपल सी बात हो रही थी, जब हमारा मटेरियल प्रोफेज में था तो इंटरफेज में भी था, उससे पहले इंटरफेज में हमें कॉपी करना था। कॉमन सेंस की बात है, देखो एक किताब है उसमें सारे पेज मैंने आपस में चिपका दिए हैं, मैंने बच्चे को दे दिया इसको कॉपी करके ला, तो पहले ग्लू हटाएगा, उसमें पेजेस फटेंगे। एक किताब है बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला कोई चिपका हुआ पेज नहीं, आप कॉपी कर लो, दूसरे वाला आसान है। इसलिए जब कंडेंस्ड नहीं है, चीज़ें चिपकी हुई नहीं है और खुली हुई हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन करी जाती है क्रोमैटिन की फेज में, जहाँ पर चीज़ें कंडेंस्ड नहीं होती, यानी कि खुली खुली सी होती हैं। और जब हमें सेपरेट करना होता है तब हम चीज़ों को कंडेंस कर देते हैं कि अब आप इसे पुल कर लीजिए। क्रोमोसोम 10,000 टाइम्स ज़्यादा कंडेंस्ड है क्रोमैटिन से, करीब करीब इतना अंतर होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए क्यों अनकंडेंस्ड फॉर्म चाहिए और बाद में सेपरेशन करने के लिए कंडेंस्ड फॉर्म क्यों चाहिए, है ना। तो एक ये पॉइंट हमारे लिए हमेशा काम का होता है जो हमें पता होना चाहिए। मेटाफेज हो गया बेटा। देखो मेटाफेज के बाद जब हम एनाफेज वाली बात पर आते हैं तो हमें एनाफेज के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसा हमने मेटाफेज में देखा था बेटा कि चीज़ें जो हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पर, प्लेन पर आ जाएंगी या प्लेट पर हमें दिखेंगी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमें नज़र आती है। फिर जब हम इसके बाद आगे देखते हैं तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। देखो कैसे, एनाफेज के दौरान बेटा हमें बहुत क्लियरली नज़र आता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमियर दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, एक इधर आ जाता है और एक इधर, और उनके पीछे पीछे जो हैं वो आर्म्स हैं किसकी, क्रोमैटिड्स की, पी एंड क्यू, वो ट्रेल करती हैं बिहाइंड। सेंट्रोजोम की तरफ जो है हमारा सेंट्रोमियर दिखाई देता है, हमें जनरली ऐसा साफ साफ नजर आता है दोनों ही क्रोमोसोम्स के लिए। बेसिकली अगर ये एक क्रोमैटिड था तो ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर इन दोनों आर्म्स को ऊपर लेकर चला गया, इन दोनों आर्म्स को ऊपर, और ये जो नीचे वाला ये जब स्प्लिट हुआ तो ये, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, प्लेट वाली बात तो हो ही गई भाई। तो इन हमने बोला भी था कि क्रोमैटिड सिस्टर हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है क्रोमोसोम की।
ये ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच हैं तो ये दोनों ऊपर जाएंगी, ये नीचे अटैच है तो ये दोनों नीचे जाएंगी। जब ये दोनों नीचे जाती हैं, जब बेटा ये दोनों नीचे की तरफ जाती हैं, तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये नीचे चला जाएगा और इसमें सेंट्रोमियर जो है वो आगे रहेगा और ये जो आर्म्स हैं पी और क्यू ये नीचे, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, उसका सेंट्रोमियर आगे और उसकी पी और क्यू आर्म्स। ये हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। चारों क्रोमोसोम्स के साथ यही होगा और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गई हैं। जब सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट हो जाती हैं तो जो क्रोमैटिड होता है इंडिविजुअली, उस क्रोमैटिड को हम लोग बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। जीवन फेज में भी हमने पढ़ा था कि जब हम कंडेंस करेंगे तो हमें क्रोमोसोम जनरली इसी तरीके का नजर आएगा, है ना, कि क्रोमैटिन को कंडेंस जीवन में करोगे तो ऐसे एक ही क्रोमैटिड सा दिखेगा। लेकिन एस फेज में क्योंकि डीएनए डबल हो जाता है तो उसके बाद जब भी हम प्रोफेज मेटाफेज में देखते हैं तो वो सिंगल नहीं दिखता, वो पेयर स्ट्रक्चर में नजर आता है। तो डॉटर क्रोमोसोम्स मूव कर गई पोल्स की तरफ, सेंट्रोसोम में से जो सेंट्रोमियर होता है सॉरी वो लीड करता है आगे, आर्म्स ट्रेल बिहाइंड करती हैं और शेप होता है अलग अलग, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो एंड टीलोसेंट्रिक के अकॉर्डिंग। तो एनाफेज के बाद बेटा जो एना का मतलब होता है अपवर्ड, अपार्ट करना, दूर करना चीज़ों को। अगला फेज जो हमारा होता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं टीलोफेज या रिवर्स प्रोफेज। टीलोफेज में क्या होता है बेटा कि जो क्रोमोसोम्स थे हमारे वो पोल पे पहुंच गए। प्रोफेज के स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी, क्रोमैटिन से कंडेंस होकर बने थे। ये उल्टा है, यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो क्रोमैटिन हल्का हल्का डिकंडेंस होने लग गया है ना, वापस अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करने की तरफ चल पड़ा है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे ही हम लोग टीलोफेज कहते हैं। जब क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करने लगता है तो हम उसे टीलोफेज कह देते हैं। क्रोमोसोम्स रीचेस पोल्स, कंडेंस एंड लूज, छोटे छोटे जो इंडिविजुअलिटी जो होती है उसकी खत्म हो जाती है, डिकंडेंसेशन हो जाती है। क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम अगर कंडेंस हो जाएगा तो फिर डिकंडेंस हो जाएगा तो फिर से क्रोमैटिन बनेगा, अगली साइकिल में फिर से क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप, देखो ये न्यूक्लियर एनवलप भी दिखेगा आपको, जो कि चला गया था कब, जब हमने किसकी बात करी थी, जो कि चला गया था जब हमने बात करी थी प्रोफेज की, ताकि मूवमेंट आराम से मटेरियल की या क्रोमोसोम्स की हो सके अपोजिट पोल्स की तरफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस मूवमेंट में कोई हिंड्रेंस पैदा ना करे। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्रोमैटिन मटेरियल कलेक्ट्स, न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स, न्यूक्लियस और ये भी रिफॉर्म हो जाते हैं। मैंने प्रोफेज में भी आपको बताया था कि कहीं चले नहीं जाते बाकी ऑर्गेनेल्स, बस दिखना बंद हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसेंबल कर लेते हैं, बाद में दोबारा असेंबल हो जाएंगे और नए ऑर्गेनेल्स हमें दोबारा रिफॉर्म्ड दिखेंगे जो भी ऑर्गेनेल्स पहले थे। और इतना ज़्यादा वेसिकल्स होते हैं उसमें स्टेज में कि दो ऑर्गेनेल्स का सेट बनता है, फिर एक नीचे वाले सेल के पास चला जाता है, एक बेटा ऊपर वाले सेल के पास चला जाता है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, 4 स्टेजेस हमारी हो गई। फिर देखो सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस, कि भैया ठीक है न्यूक्लियर मटेरियल पहुंच गया हमारा, अब सेल कैसे डिवाइड होगा। तो अगर सेल एनिमल सेल है बेटा, तो एनिमल सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्वासी फ्लूइड्स हैं, तो ऐसे अंदर की तरफ दोनों तरफ से लाइन जाएगी और सेल बराबर 2 हिस्सों में 1 और 2 में बट जाएगा। यानी इस वक्त हमारा जो काम है वो सेंट्रीपिटल तरीके से हो रहा होगा, यहाँ से मेम्ब्रेन अंदर जाएगी और यहाँ से मेम्ब्रेन अंदर आएगी और ये डिवीजन हो जाएगा 2 हिस्सों में। इस फरो या डेंट जिसको हम कहते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़ता है, उस डेंट के कारण हमारा सेल 2 हिस्सों में बट जाता है। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। अगर प्लांट सेल को मुझे डिवाइड करना है और ये एक प्लांट सेल है छोटा सा, तो उस केस में बेटा यहाँ सेंटर में यहाँ से प्लेट बननी शुरू होती हैं और ऐसे बाहर की तरफ जाती हैं दोनों तरफ, इसे सेंट्रीफ्यूगल कह देते हैं। ये छोटी छोटी वेसिकल्स गोल्गी अपरेटस से आती हैं और ये रिच होती हैं पेक्टिन में, ये धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू होती हैं और बाहर की तरफ एक्सटेंड करती हैं जब तक लेटरल वॉल या सेल वॉल तक नहीं चली जाती और फिर सेल 2 हिस्सों में बंटता है। तो ये डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स विद इन द सेंटर, वहाँ बाहर से अंदर थे, अंदर से बाहर, ग्रोज आउटवर्ड,
सेल प्लेट जो कि एक तरीके से कल को दो सेल्स के बीच में, जैसे ये वाली सेल प्लेट है, ये कल को इन दोनों सेल्स के बीच का काम कर देगी, एकदम डिवाइड कर देगी। तो दो सेल्स, नेबरिंग सेल्स को जो टच कर रहा होता है हमारा पार्ट जनरली, हम उसका नाम मिडल लैमेला रखते हैं। तो कहते हैं ये बेसिकली प्रिकर्सर है फॉर मिडल लैमेला। कल को यही मैच्योर होने के बाद मिडल लैमेला में बेटा कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो दो एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करता है, और मिडल लैमेला जो दो को सेपरेट करता है, बीच में बाउंड्री डिसाइड करता है कि इधर ये वाला सेल होगा और इधर ये वाला सेल होगा। सिनेक्शियम क्या होता है? कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सेल डिवाइड हुआ ही नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हुआ, तो यानी बेसिकली ये सेल ऐसे ही रह गया। तो अब तो इस सेल में इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी, यानी एक सेल में बाइन्यूक्लिएट कंडीशन आ गई, और बार बार न्यूक्लियस डिवाइड होता रहे और कभी भी साइटोप्लाज्म डिवाइड ही ना हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनेक्शियम। कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जो लिक्विड एंडोस्पर्म ये होता है, यानी जो कोकोनट का पानी पीते हैं वो यही होता है, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बेटा। और जो हम मलाई खाते हैं कई बार कोकोनट की, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी वहां पर सेल वॉल्स बीच में आ गई हैं, सेल प्रॉपर बन गया है, सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है। तो ये साइटोकाइनेसिस की बात हो गई बेटा। एनिमल सेल, प्लांट सेल, एक में अंदर बाहर से अंदर की तरफ देखो डिवीजन होती हुई आएगी ऐसे वाली, और दूसरे में अंदर से बाहर, सेल प्लेट, मिडल लैमेला एंड सिनेक्शियम की बात हो गई। माइटोसिस क्यों जरूरी है? तो देखो, एक तो ग्रोथ के लिए जरूरी है, जैसे कि ये वाली एरो दिखाई रही होगी आपको कि प्लांट ग्रो कर रहा है। मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, मतलब वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर एक छोटा सा सेल है, पहले इसका इतना न्यूक्लियस है, कल को ये सेल थोड़ा बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, अब भी न्यूक्लियस उतना ही है, फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है सेल थोड़ा और बड़ा हो जाए, न्यूक्लियस अब भी इतना ही है। तो जिस बेटर क्वालिटी से न्यूक्लियस अब इस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा था पहले वाले केस में, अब इस तीसरे वाले केस में उतना बेटर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो पूरा बेटर कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस ही दो बना लेता है कि साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया तो रेशियो को प्रॉपर करने के लिए दो न्यूक्लियस बना लेता हूं, ताकि N/C रेशियो, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो बराबर रहे, राइट। तो वो आपको बेटा यहां देखने को मिलता है, रिस्टोर्स N/C रेशियो, जिसकी वजह से कहा भी गया था कि डीएनए जो डिप्लीकेशन या रेप्लिकेशन है वो तो एक पर्टिकुलर स्टेज में होती है बेटा, लेकिन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस तो पर्टिकुलर स्टेज में होता है, बट साइटोप्लाज्म हमेशा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है। सेल रिपेयर की बात करते हैं, तो रिपेयर लॉस्ट सेल्स, जैसे देखो यहाँ पर ये एरो उसने यहाँ लगाई है, यानी हमारे गट सेल्स या इंटेस्टाइन सेल्स को रिप्लेस करना। प्लांट्स के केस में अगर गट सेल्स, एपिडर्मिस या ब्लड सेल्स सबको रिप्लेस करने में काम आता है। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है भाई, जैसे कि ये रहा, अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी, वहां सब पर भी माइटोसिस देखी जाती है। माइटोसिस का रिजल्ट डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है ये जनरली, और डिप्लॉयड सेल्स ही इससे बनते हैं, इक्वेशनल डिवीजन करी जाती है इसके अंदर। तो माइटोसिस क्यों जरूरी है? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सेल रिपेयर करने के लिए, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए, और डॉटर सेल्स बनाने के लिए। आगे चलते हैं बेटा, है ना। मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। बहुत बेसिक सा अंतर होता है दोनों चीजों में। अकर्स इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, क्या बनाने के लिए? गैमीट्स। यानी मियोसिस जो है बेटा वो जनरली किन में होगी? वो जनरली जर्म सेल्स में होगी। रिडक्शन डिवीजन से क्रोमोसोम नंबर घट जाता है। जैसे देखो इस पर्टिकुलर फेज के अंदर अगर हम देखते, प्रोफेज 1 जब स्टार्ट हुई होगी मियोसिस 1 की, तो इन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि सबके पास अपनी अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आप बाद में देखोगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट लिखा हुआ है उसने। यानी कि बेसिकली यहाँ पर बस इतना ही होता है कि पहले अगर एक सेल के पास 2 क्रोमोसोम हैं तो अगले के पास 1 रह जाएगा, इसलिए इस डिवीजन को हम हाफ डिवीजन भी कहते हैं। रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। अभी हम देख भी लेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि ऐसा कैसे हो जाता है। आगे चलते हैं भाई। इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज, ये इसका मेन टारगेट होता है। फर्टिलाइजेशन से वापस डिप्लॉइड फेज पे आप आ जाते हैं। 2 सीक्वेंशियल साइकिल होते हैं, 1 और 2, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन की साइकिल एक ही होती है। यानी मान लीजिए इनिशियली मेरे पास 2C का काउंट था, मैंने डबल करके कर लिया 4C। अब मैंने पहली बार डिवाइड किया तो 2C 2C, लेकिन अगर मैं दोबारा डिवाइड करूंगा इनको बिना बीच में इंटरफेस के,
तो भाई दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ होगा और मैं फिर भी डिवाइड करूंगा तो लास्ट में सी 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 ही तो बचेगा, यानी हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे डिप्लॉइड से, ऐसा ये एक तरीके से हम ये समझाते हैं, राइट। आगे देखो, तो 2 साइकिल्स आर, उनकी फेजेस वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एना का मतलब अपवर्ड, टीलो का मतलब एंड, यानी दोनों एंड्स पे पहुंच जाते हैं, प्रो एक्शन से पहले वाली बात है। मेटा का मतलब सेंटर में, मिडल भी बात। प्रोफेज 1 थोड़ी सी लॉन्गर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लेप्टो का मतलब होता है थिन, टीन का मतलब होता है रिबन शेप, जाइगो मतलब यॉक, रिबन शेप, पैची थिक, रिबन शेप, डिप्लो डबल अपीयरेंस। देखो डिप्लोटीन जैसे आपको शायद दिख भी रही होगी बहुत क्लियरली बेटा, तो डबल अप हो रखी हैं, देखो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। 2-2 क्रोमोसोम्स हैं अपनी अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ। और डाई काइनेसिस का मतलब होता है अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर थोड़ी मूवमेंट आने लगेगी, ये दे विल ट्राई टू गो टू द अपोजिट पोल्स, उसकी कोशिश हो रही होगी। तो इसको अब स्टेज बाय स्टेज देखते हैं। जो पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन, वहाँ पर जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो स्ट्रक्चर है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो इंटरवाइंड पड़े हुए हैं, उनकी कोई इंडिविजुअल अभी हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि क्या अपीयरेंस है, कोई खास क्लियर अपीयरेंस नहीं होती। फिर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है किसमें, जाइगोटीन में। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने का क्या मतलब होता है बेटा, ऐसे समझो कि मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर फादर का क्रोमोसोम था। नॉर्मली येलो से हमने मान लो फादर के क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करते हैं, और ये एक क्रोमोसोम है जो फर्स्ट क्रोमोसोम ही है, मेरी बॉडी में फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर है, एक मुझे फादर से मिला होगा और दूसरा मुझे मदर से मिला होगा। माइटोसिस में क्या होता था कि ये दोनों अपनी अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बनाते थे और सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करके नए सेल्स को दे देते थे। अब क्या होगा बेटा, अब वो कहते हैं ये अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बनाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये साइकिल आगे जाएगी डिवाइड करने के लिए, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेंगे, इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर ये सेल है तो इसने अपनी क्रोमैटिड बना ली एक अपने जैसी, और ऐसे ही जो रेड वाला जो मदर से सेल आया हुआ है उसने अपनी क्रोमैटिड बना ली। यहां तक की बात तो माइटोसिस जैसी ही है। अब गड़बड़ बस ये होती है इस केस में कि ये दोनों बेटा आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में पेयर कर लेते हैं, दोनों आपस में पेयर कर लेते हैं। जब ये दोनों आपस में पेयर कर लेते हैं यानी कि एड ऑन हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग। क्योंकि फर्स्ट क्रोमोसोम था बेटा अगर ये और फादर से, और ये फर्स्ट था मदर से, तो दोनों थे तो सेम लेंथ के ही, होमोलोगस क्रोमोसोम तो ये थे ही, इनकी पेयरिंग हो जाती है मियोसिस में, है ना। माइटोसिस में सिर्फ उनके पास अपनी सिस्टर क्रोमैटिड थी, इसलिए हमारी जिम्मेवारी यहाँ पर ये बन जाती है फिर कि पहले हम जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उनको अलग करें, उसके बाद हमारे पास नंबर आएगा क्रोमैटिड को अलग करने का, इसलिए यहाँ पर 2 बार डिवीजन मुझे करनी पड़ती है। तो देखो ये जो जोड़ने का काम है इन दोनों को, जब ऐड करोगे तो कुछ प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस एडिशन में हेल्प करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दोनों को जोड़ते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस के लिए जरूरी। ये जुड़ तो जाते हैं बट ज्यादा क्लियरली कि सही तरीके से अटैच हुए हैं नहीं हुए, क्लियरली विजिबल होते हैं अगली स्टेज में, जिसका नाम होता है पैचिटिन। क्या नाम होता है बेटा, पैचिटिन। यहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, देखो ध्यान से, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे बेटा तो देखो ये दिख रहा है आपको कि भाई ये जो ब्लू वाले हैं मान लीजिए और रेड वाले हैं सपोजिंगली, तो इनका आपस में देखो एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे ये ब्लू वाली जो एक आर्म है क्रोमैटिड की, वो रेड वाली के साथ मर्ज कर रही है। अच्छा, इसमें एक और बात सीखने वाली होती है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है यार, कि भैया ये दोनों आपस में, ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम फादर वाले क्रोमोसोम की कॉपीज हैं। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं क्योंकि ये मदर वाले क्रोमोसोम्स की कॉपी हैं। लेकिन अगर मैंने नंबरिंग दे दूं इसे 1 2 3 4, तो 1 और 2 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, 3 और 4 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, बट 1 और 3 या 2 और 3 या 4 और 1 ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड हैं। वो फादर वाला था, वो मदर वाला था। तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो लगेगा जैसे उसके हिसाब से देखो तो कि शायद 2 और 3 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। फिर बेटा डिप्लोटीन आता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा देखो, अब जैसे यहाँ पर बहुत क्लोज आ गए थे, अब यहाँ थोड़ा दूर दूर होते हुए लगते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि न्यूक्लियर एनवेलप अभी भी बना हुआ है, ये सब न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन में चल रहा है। वहां पर सिर्फ अब एक पॉइंट पे अटैचमेंट रह जाती है जहां पे एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है, बाकी जगह से अलग हो चुके हो आप, उसे बोलते हैं कायस्माटा। और डाइकाइनेसिस की स्टेज में बेटा वो कायस्माटा भी आपको गायब दिखता है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। पहले कॉम्पैक्शन में थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी, फिर आपस में पेयरिंग होना, फिर क्लियरली दिखना क्रोमोसोम्स का, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का साथ दिखना विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। दो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में जब पेयर हो जाते हैं अच्छे से तो उसे बोलते हैं बाइवेलेंट, और उसमें 4 क्रोमैटिड होती हैं तो बोलते हैं टेट्राड। फिर डिप्लोटीन में सिर्फ क्रॉसिंग ओवर साइड पे रह जाते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर साइड भी बेटा गायब हो जाती है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं, देखो वन बाय वन इनको बेटा। पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन और दूसरी स्टेज होती है जाइगोटीन। तो लेप्टोटीन के अंदर बेटा क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, है ना, दिखने लगते हैं। कॉम्पैक्शन कंटिन्यू होती है। जाइगोटीन में आपस में दोनों मिलते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं जिसे। किसकी मदद से मिलते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से मिलते हैं। कौन से लोग मिलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। फर्स्ट क्रोमोसोम फादर, फर्स्ट क्रोमोसोम मदर अलोंग विद द सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में पेयर करते हैं बेटा। जब ऐसा करते हैं तो 2 क्रोमोसोम साथ आते हैं तो बाइवेलेंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और नंबर ऑफ क्रोमैटिड के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसे बोलते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। यहां पर भी आपको दिखेगा, दिख रहा है साफ साफ कि ये फेज थोड़ी सी लॉन्गर है। किससे? माइटोसिस वाले प्रोफेज से। इसमें भी बेटा जो ये शुरू की दोनों फेजेस होती हैं, कहा जाता है कि ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती हैं बाकी स्टेजेस को देखते हुए। फिर देखो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर हो गया, इसमें लेप्टोटीन मुझे नजर आ गया, पैचेटीन नजर आ गया, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्रॉसिंग ओवर हो रही होगी आपस में। फिर काइज्मा दिखेगा, बस एक पॉइंट पर अटैच है ना। और फिर न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे टूटने लगता है बेटा, तो डाइकाइनेसिस नजर आता है, न्यूक्लियर एनवेलप के फ्रेगमेंट्स नजर आते हैं। तो यही वन बाय वन हमें यहाँ देखना है बेटा। तो ये बहुत क्लियर बात है, कोई बहुत गलत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पैचेटिन के अंदर 4 क्रोमैटिड्स जैसे मैंने बोला बन तो वहां जाते हैं, क्लियरली डिस्टिंक्ट टेट्राइड फॉर्मेशन यहाँ पर दिखती है। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, देखो जैसे इसने बोला क्लियरली डिस्टिंक्ट दिखता है, तो आप ये देख सकते हो कि ज्यादा क्लियरली बेटा, अब तो ये हो गया तो इसे मिटा देता हूं मैं आपके लिए, है ना। ज्यादा क्लियरली आपको कहां नजर आ रहे हैं टेट्राइड फॉर्मेशन? यहां पर या यहां पर? तो आप खुद ही कहोगे भैया यहां ज्यादा क्लियरली विजिबल है, यही बात वो कह रहा होता है। फिर देखो भाई पैचेटीन की स्टेज तो हो गई शायद, है ना। हाँ, तो टेट्राइड फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है भाई जेनेटिक मटेरियल का। किसके बीच में होता है? मैंने अभी समझाया था 2 और 3 के बीच में होता है बेटा, और वो दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो कुछ ना कुछ आपस में मटेरियल एक्सचेंज होता है, और जो जगह बनती है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। कौन सा एंजाइम से होता है ऐसा? रिकॉम्बिनेज से होगा रिकॉम्बिनेशन। इससे हमारे जेनेटिक मटेरियल आपस में मदर फादर के एक्सचेंज हो जाते हैं, और जो नई कॉपी बनेगी बेटा, नया जो बच्चा बनेगा, नया सेल जो बनेगा, इससे उसमें दोनों का मिक्सअप होगा। वो ना तो फादर का एग्जैक्ट क्लोन होगा, ना वो मदर का एग्जैक्ट क्लोन होगा बेटा। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। फिर भाई डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के अंदर और पैचेटीन में एक ही फर्क है। डिप्लोटीन में जो ये मैंने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया था बेटा थोड़ी देर पहले, ये वाले स्ट्रक्चर का जो थोड़ा लाइट ग्रे सा है, ये रहता है पैचेटीन में। इसलिए जो एक्स शेप काइज्मा होता है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता, उसे ढक रखा होता है उस कॉम्प्लेक्स ने। लेकिन डिप्लोटीन में वो कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व हो जाता है तो काइज्मा बहुत अच्छे से दिखने लगता है, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके होते हैं एक्सेप्ट एट क्रॉसओवर साइड्स, है ना। देखो हमने पहले वाले में भी यही देखा था कि सब जगह से अलग हो जाते हैं, बस अब यहां से जुड़े हुए हैं, बाकी जगहों से बेटा ऑलमोस्ट हमें क्लियरली दिख रहा होता है कि यहां से सेपरेट है, यहां से सेपरेट है, बस यहीं से, एक सेकेंड यार, है ना, हमें क्लियरली दिख रहा होता है बेटा कि भाई यहां से सेपरेट है, यहां से सेपरेट है, यहां से सेपरेट है, यहां से जुड़े हैं बस क्रॉसिंग ओवर वाली साइड से। उसको बोलते हैं काइज्मा फॉर्मेशन।
नेओट हमारे जो oocytes होते हैं, जो प्राइमरी oocyte होते हैं बेटा, वो भी बहुत लंबे सालों तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, कई बार डिप्लोटिन स्टेज में ही अरेस्ट रहते हैं। हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। डाइकाइनेसिस क्या होता है? डाई का मतलब थ्रू होता है बेटा, और काइनेसिस का मतलब मूवमेंट होता है। अब क्रोमोसोम्स मूव करेंगे, मटेरियल मूव करेगा टुवर्ड्स पोल्स, मूव करने की कोशिश करेगा थ्रू और मूवमेंट, राइट। माइटोसिस में ऐसा कुछ कॉपी वॉपी हो नहीं रहा था, तो बस चुपचाप वो अपनी कॉपी बना रहे थे, क्रोमेटिड्स पेयर कर नहीं रहे थे, लाइन पे आ गए थे, फादर का अलग है मदर का अलग है, आपने इजीली सेपरेट कर लिया था। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखोगे आपको 4 क्रोमोसोम दिखेंगे माइटोसिस में, और 2 की लेंथ एक जैसी होगी। वहां पर भी वही होमोलोगस क्रोमोसोम से, बट वो पेयर नहीं कर रहे होते, यहाँ पेयर कर लेते हैं। फाइनल स्टेज टर्मिनलाइजेशन, काइजमाटा खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत अटैचमेंट है वो भी खत्म। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो चुके हैं, और जब क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं तो हमने मेटोसिस में भी यही पढ़ा था कि ये अब हमें बताएगा कि हम कौन से फेज में जाने वाले हैं, मेटा फेज में जाने वाले हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाता है बेटा, अब है ना, वही पुरानी कहानी जो प्रोफेज में हो रही थी, नॉर्मल प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन, ट्रांजिशन टू मेटा फेज। ये बिल्कुल वही कहानी है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, भाई जब जो ये हमने बाइवेलेंट कहाँ बन गए थे, पैचिटीन के जाइगोटीन जो स्टेज था, सॉरी जाइगोटीन, वहीं पर बन जा चुके होते हैं जब पेयरिंग होती है। तो देखो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्यों कह रहा है, ध्यान से देखो डायग्राम, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये देखो एक साथ आपको 4 क्रोमेटिड्स नजर आ रही हैं, है ना, एक क्रोमेटिड, 2, 3, 4। इस क्रोमेटिड की ये पी और क्यू आर्म, नीचे वाले की पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो आपको बिल्कुल साफ नजर आता है 4 क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स कितने हैं भाई? ये 2। कितने हैं? 2 क्रोमोसोम्स, इधर भी 2 हैं। क्रोमोसोम यहां पर भी 4 हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद दूसरा अरेंज्ड है। जबकि अगर हम बात करते हैं बेटा मैं नॉर्मल मेटाफेज की, तो वहां आप देखोगे क्रोमोसोम वहां भी 4 ही होंगे, देखो 4 ही होंगे, ये रहा, बट 1, 2, 3, 4, और चारों आपको ऐसा लगेगा देखकर कि अपनी अपनी जगह पर अरेंज्ड हैं। इस केस में मियोसिस 1 में क्या दिख रहा है आपको कि जैसे अभी ये दोनों अलग अलग हैं, वो कह रहा है नहीं, ये वाला इसके ऊपर प्रेजेंट है और ये वाला इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए 4 की जगह कॉलम्स में देखोगे तो 2 ही नजर आ रहे हैं आपको। पेयरिंग हो गई है क्योंकि इनकी आपस में, ऐसा आपको बेटा नजर आ रहा होगा। इसको कई बार डबल मेटाफिजिक प्लेट भी कह देते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम से, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जब क्रोमोसोम पेयर हो गए हैं तो जब अलग अलग करेंगे कौन, ये जो सेंट्रोसोम्स हैं, इनसे निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स, तो पहले क्रोमोसोम को अलग करना पड़ता है, उसके बाद नंबर आता है क्रोमैटिड का। तो एनाफेज 1 जो होती है बेटा, उसमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको दिखता है कि पिछली बार जब हम देख रहे थे एनाफेज, जहां से हमने स्टार्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, बताया था मैंने आपको कि अगर एक सेंट्रोमियर है तो उसके पीछे सिर्फ 2 आर्म्स दिख रही थी, पी और क्यू। यहां पर आपको 4 आर्म्स दिख रही होंगी हर सेंट्रोमियर के पास, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, यानी सिस्टर क्रोमैटिड एनाफेज 1 पर दिख रही हैं। जबकि अगर मैं नॉर्मल एनाफेज की बात करता हूं बेटा, तो देखो सिर्फ जब अलग अलग हो गए थे, दोनों पोल्स की तरफ जा रहे थे आपस में, तो इधर सिर्फ पी और क्यू दिख रहा था, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो चुकी थी। यहां पर क्रोमोसोम तो अलग हो जाते हैं, बट सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ ही मुझे नजर आती हैं बेटा जी। क्रोमैटिड अभी भी साथ है, बस ये हो गया है कि ये ऊपर वाला जो 2 क्रोमोसोम्स थे यहाँ पे 1 और 2, 1 वाला ऊपर चला गया है, 2 वाला नीचे, बट उसके सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी उसके साथ है। 3 और 4 में 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। डिफरेंस फ्रॉम माइटोसिस, पूरा होमोलोग अलाइन हो जाता है, ना कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम। होमोलोग मतलब जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों एक साथ अलाइंड दिखते हैं एक ही जगह पर। माइटोसिस में क्या था, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम उसमें सेल में भी थे, बट दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम फादर और मदर वाले अलग अलग थे, यहाँ पर एक साथ उनके अलाइनमेंट आपको बेटा नजर आ रही है, ये अंतर होता है। फिर मेटाफेज में देखो दिख गया, फिर एनाफेज 1 दिखा दिया मैंने आपको, देखो सेम ही बात है फिर से कि क्रोमैटिड्स जो होंगे वो अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ आपको नजर आएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं हुई होंगी, है ना, ये मुझे बहुत क्लियरली वहां पर दिखता है।
ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड, जबकि एनाफेज नॉर्मल जो था माइटोसिस वाला, उसमें हमने बोला था सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, उन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये सेहत रहते हैं। की कॉन्सेप्ट, क्रोमोसोम नंबर कम हो गया बेटा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, कम हो गया। भाई इस वाले सेल में अगर मैं देख रहा था, है ना, तो 1 2 3 4 सेल्स, 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे थे। अब क्या नजर आएगा, अब 2 ऊपर नजर आएंगे और 2 ही सिर्फ नीचे नजर आएंगे। तो इसको बोलते हैं हमने क्रोमोसोम नंबर जो है बेटा वो रिड्यूस कर दिया है। क्या कर दिया, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर दिया होता है। यही इसकी सबसे मेन बात भी होती है कि क्रोमोसोम नंबर जो है हमारा वो कम हो गया होगा, वही मेन बात होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स की कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि क्रोमोसोम नंबर कम हमने कर दिया यहां पर। टीलोफेज 1 में क्या होगा, देखो बेटा सिंपल सी बात है, वहां पर टीलोफेज के बाद रेस्ट फेज आना होता है, या टीलोफेज 1 के बाद आना है मियोसिस 2। इसलिए यहाँ पर एक अलग बात मुझे नजर आती है कि टीलोफेज 1 के बाद भी ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये मुझे कंडेंस्ड नजर नहीं आ रहे, मतलब अनकंडेंस्ड या डीकंडेंस्ड नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। अगर ये उसमें चले गए एक बार तो फिर G1S G2 पे के थ्रू जाएंगे, बट ऐसा होता ही नहीं है। हल्का बहुत एनसीईआरटी कहती है कभी कभी कोई क्रोमोसोम इलोंगेट या रिलैक्स या डिस्पर्स हो जाए तो अलग बात है, वरना ये ऐसे ही कंडेंस्ड फॉर्म में ही आगे चले जाते हैं। तो टीलोफेज 1 में बाकी चीजें तो देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो साफ साफ वापस आ गई है, ये तो ठीक है। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा इसके बाद, तो ये सेल 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 2 सेल बनेंगे तो डायड ऑफ सेल्स कहलाएंगे। और बाइवेलेंट टेट्राड जाइगोटिन की स्टेज में नाम थे बेटा हमारे। इंटरकाइनेसिस मियोसिस 1 और 2 के बीच की फेज होती है, स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। वही पुरानी बात, इसके अंदर कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। यानी अगर शुरू में 2C से 4C हो गया था तो 4C को मैंने 2C में बांटा पहले, अब मैं और बांटूंगा बिना डिवाइड करे तो आगे वाले सेल C ही बनते हैं। ये इंटरकाइनेसिस है भाई। ये दोनों सेल देखो एकदम कंडेंस्ड क्रोमोसोम वाले दिख रहे हैं, ये दोनों सेल अलग बन गए हैं। अब ये दोनों फिर से डिवाइड करेंगे, तो इन सेल्स के अंदर एक बड़ी अच्छी बात ये दिखेगी तुम्हें कि अब इनमें कोई होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं है। हर होमोलोगस क्रोमोसोम के पास बस अपनी सिस्टर क्रोमैटिड है, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह चलेगी। अब इसके बाद की बात बेटा, तो मियोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस, बिल्कुल सेम कहानी है। देखो हर क्रोमोसोम के पास अपनी सिस्टर क्रोमैटिड है। मेटाफेज में जैसे नॉर्मल मेटाफेज में हम देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ लाइन पे आ जाएगा विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर या ये इसके ऊपर चला गया हो। इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट। जो अभी रीअपियर हुई थी देखो यहाँ पर, वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे फिर से डिसअपियर दिख जाएगी। क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, हो पेयर नहीं, ओनली क्रोमोसोम्स। माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होगी सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ, और बिल्कुल एनाफेज जो नॉर्मल होता है उसी की तरह आपको रिजल्ट बेटा यहाँ पर दिखाएगी कि इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। बस इस वाले इन वाले स्पिंडल्स को मियोटिक स्पिंडल कहते हैं, जैसे माइटोसिस वालों को माइटोटिक कहते थे। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई बेटा हमारी। फिर ये ऊपर चले जाएंगे तो ये फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम्स ही कहलाएंगे। एनाफेज 2 स्प्लिटिंग हो जाएगी, देखो फिर से बिल्कुल वैसे ही इंडिविजुअल आर्म्स, क्योंकि अब की बार आपने क्रोमैटिड सेपरेट करे हैं, वो नजर आएंगे। जबकि अगर मैं एनाफेज 1 देख रहा था तो मुझे एक के साथ 4 आर्म्स दिखाई दे रही थी, यहाँ पर कितने दिख रही हैं अभी जो मैं देख रहा हूँ, सिर्फ 2। फिर आएगा टीलोफेज भाई, अब की बार डिवाइड करने वाला एक सेल तो था नहीं, इंटरकाइनेसिस के वक्त 2 सेल बन गए थे, तो दोनों से 2-2 डिवाइड होकर बनेंगे तो टोटल सेल बनेंगे 4। टोटल सेल बनेंगे 4। बाकी बिल्कुल सेम वही बातें हैं बेटा जो होती हैं माइटोसिस के अंदर। 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाएंगे। तो टेट्राड ऑफ सेल्स बनेंगे मियोसिस 2 से, डायड ऑफ सेल्स बनेंगे मियोसिस 1 से। न्यूक्लियर एनवलप फिर से वापस आ जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होती है बेटा मियोसिस की, कि एक तो कंजर्वेशन होता है हमारे क्रोमोसोम नंबर का, कि भाई अगर पेरेंट्स के पास 46, फादर के पास है 46, मदर के पास है, दोनों ने मिला दिया तो 92 नहीं हो जाएगा, इसलिए वो दोनों 23 देते हैं अपने, और मिलाकर 26 होता है, जिसकी वजह से बोलते हैं फर्टिलाइजेशन से क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है या कंजर्व हो जाता है। और जब रिकॉम्बिनेशन होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है, जो कि इवोल्यूशन के लिए बेटा बहुत ही जरूरी होती है।
तो ये बात हो गई भाई। फिर की डिफरेंसेस देखो, माइटोसिस सिस्टमैटिक सेल्स में होता है, ये जनरली जर्म सेल्स में होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर घटता है, इसमें सेम रहता है, इसमें 2 सेल बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर इसमें होती है पैचेटिन स्टेज में, और इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्योंकि पेयरिंग ही नहीं है कोई क्रोमोसोम्स की आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो काहे की क्रॉसिंग ओवर होगी भाई। तो ये बेटा हमें देखो पता होना चाहिए मियोसिस 2 के बारे में, 1 के बारे में, टेलोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, डायकिनेसिस, डिप्लोटीन, पैचेटिन, प्रोफेज 1, है ना। आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ दोबारा भी पूछ सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। सेल है, उसको अपने डीएनए कंटेंट को डबल करना है, फिर साइटोकाइनेसिस कर लेनी है, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल को भी डबल करना है। एक केस में आपके पास, अगर मेरे पास फर्स्ट क्रोमोसोम फादर और फर्स्ट मदर का है, दोनों ने अपनी अपनी क्रोमेटिड बनाई और क्रोमेटिड 2 हिस्सों में बट गई, 2 नई सेल्स के पास, एक के पास पुरानी चलेगी, एक के पास नई बनी हुई चलेगी। दूसरे केस में दोनों ने अपनी अपनी क्रोमेटिड बनाई, क्रोमोसोम पेयर हो गए। अब पहले वो क्रोमोसोम को अलग करेंगे हम, फिर जाकर हम क्रोमेटिड्स को अलग करते हैं, तो वहाँ पे 2 डिविजन्स हमारी लग जाती हैं। इतनी सी बात सिंपल सी बेटा यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। फिर मिलेंगे दोबारा आपके साथ अगली वीडियो में विद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। टेक केयर बेटा।